आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पक्का सीमांकन कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि पक्का सीमांकन क्यों ज़रूरी है। देखिए, पक्का सीमांकन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा रहता है और वह व्यक्ति जो भूमि स्वामी है, वह यह चाहता है कि उसकी ज़मीन से अन्य व्यक्ति का जो अवैध कब्जादारी है उसका कब्जा छूट जाए, तो इसके लिए उस ज़मीन का सीमांकन करवाया जाना जरूरी रहता है, ताकि उससे पता चल सके कि किसी भी भूमि स्वामी की ज़मीन पर कितने हिस्से पर किस व्यक्ति का कब्जा है। तो इसके लिए पक्का सीमांकन करवाया जाना जरूरी है। अगर आप पक्का सीमांकन नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कब्जा लेने में काफ़ी परेशानी हो सकती है और आपका कब्जा प्राप्ति का केस भी खारिज हो सकता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि पक्का सीमांकन कैसे होता है और पक्का सीमांकन करवाए जाने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह एक खेत है जिसका मालिक रामलाल है, यह एक खेत है जिसका मालिक है पन्नालाल, यह एक खेत है जिसका मालिक है सुरेश, यह एक खेत है इसका मालिक है रमेश, यह एक खेत है जिसका मालिक है धन्नालाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह समझेंगे, इसमें से किसी भी एक कृषक को हम ले लेते हैं कि जिसके माध्यम से हम यह समझ पाएँ कि वह व्यक्ति किस प्रकार से अपने खेत का पक्का सीमांकन करवाता है। तो हमने यहाँ पर इस व्यक्ति को मान लिया पन्नालाल को, है ना, कि पन्नालाल का ये जो खेत है, इस खेत के बारे में पन्नालाल जो है वह पक्का सीमांकन करवाना चाहता है और यदि किसी व्यक्ति का इसकी ज़मीन पर कोई कब्जा है तो उस कब्जे में किस प्रकार से उस सीमांकन का वह उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे यह पन्नालाल का खेत है। ठीक है, यह खेत जो है यह पन्नालाल का खेत है। अब पन्नालाल के खेत पर मान लिया जाए कि यह रामलाल जो है यह क्या करता है कि इस मेड़ पर यहाँ पर कुछ कब्जा करना चाहता है, या यह समझ सकते हैं कि यह रमेश जो है इस मेड़ पर यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, या यह समझ लीजिए कि यह सुरेश जो है यह इस मेड़ पर कब्जा करना चाहता है, या धन्नालाल जो है यह इस मेड़ पर या इस खेत पर यहाँ तक कब्जा करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पन्नालाल जो है यह सोचता है कि इसकी ज़मीन पर इसका पड़ोसी कृषक कोई भी, चाहे यह धन्नालाल है, ये यहाँ से यहाँ तक कब्जा करना चाहता है। ठीक है, तो यह पन्नालाल जो है यह इस धन्नालाल से कहता है कि यहाँ तक मेरी ज़मीन है, आप इस ज़मीन पर यहाँ पर कब्जा मत कीजिए। कौन कहता है? ये पन्नालाल इस धन्नालाल से कहता है, लेकिन ये धन्नालाल जो है यह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल और पन्नालाल के बीच में ये बात होती है कि ये धन्नालाल पन्नालाल से कहता है कि आप अपनी ज़मीन का सीमांकन करवा लीजिए, यह ज़मीन जो है यह अगर आपकी निकलती है तो मैं इसका कब्जा छोड़ दूंगा। ये कौन कहता है? धन्नालाल कहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पन्नालाल जो है यह क्या करेगा, तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। ठीक है, क्या करेगा? मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र के साथ में पन्नालाल को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए? तो पन्नालाल को आवेदन के साथ में जिस जमीन का यह पन्नालाल मालिक है उस जमीन की B1 अर्थात किश्तबंदी खतौनी पन्नालाल को आवेदन पत्र के साथ में लगानी चाहिए। इस ज़मीन का नक्शा लगाना चाहिए। इस खेत का नक्शा जो है सर्टिफाइड कापी या लोक सेवा गारंटी से प्राप्त की गई कापी नक्शे की भी उस आवेदन पत्र के साथ में लगानी चाहिए और उस आवेदन पत्र के साथ में जो शुल्क लगता है वह भी इसे चालान के माध्यम से या लोक सेवा गारंटी के माध्यम से जमा करना चाहिए। किसको? पन्नालाल को। ठीक है, और उसके बाद में वह संपूर्ण आवेदन पत्र तैयार करने के पश्चात तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी कि फिर सीमांकन कैसे होगा और कैसे पक्का सीमांकन होगा। तो आइए इसके लिए हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 की उपधारा 1। तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड की या किसी ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह संनिर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे पन्नालाल ने तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि राजस्व निरीक्षक को उस जमीन का अर्थात पन्नालाल की जमीन का सीमांकन करने के लिए नियुक्त करेंगे और इस जमीन का सीमांकन करने के बाद में इस पन्नालाल की ज़मीन कहाँ कहाँ तक है अर्थात इस खेत की सीमा कहाँ तक है। अगर जैसे धन्नालाल जो है यह
इस ज़मीन में इस तरह से घुस जाता है, अर्थात यहाँ तक आ जाता है, तो पन्नालाल की ज़मीन का राजस्व निरीक्षक सीमांकन करेंगे और उस सीमांकन में यह बताएंगे कि पन्नालाल का जो खेत है वह यहाँ तक बना हुआ है। कैसे? यहाँ तक इसका खेत है, अर्थात जहाँ तक इसकी सीमा है वहाँ तक सीमांकन करके वहाँ पर निशान कायम करेंगे। ठीक है, यह कहती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की उपधारा 129 की उपधारा 1। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि उपधारा 2 क्या कहती है। तो उपधारा 2 कहती है कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक पड़ोस के भूमि धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, इसका मतलब ये होता है कि जिस राजस्व निरीक्षक महोदय को इस जमीन का अर्थात पन्नालाल की ज़मीन का सीमांकन करने के लिए नियुक्त किया है, वे क्या करेंगे कि जो पड़ोसी कृषक है, पन्नालाल के पड़ोसी कृषक है, अर्थात जो रामलाल है, जैसे यह रामलाल है पड़ोसी कृषक, इसकी सीमा से जो लगे हुए हैं ना, तो इसकी सीमा से लगा हुआ है रामलाल, तो रामलाल को सूचना पत्र देंगे कि इतनी इतनी तारीख को इस ज़मीन का सीमांकन किया जाना है। उसके बाद में ये रमेश भी लगा हुआ है, तो इस रमेश को भी सूचना पत्र देंगे। उसके बाद में इस सुरेश को भी सूचना पत्र देंगे। उसके बाद में इस धन्नालाल को भी सूचना पत्र देंगे कि इतनी तारीख को इस पन्नालाल की ज़मीन का सीमांकन होना है और आपको भी उस सीमांकन में उपस्थित होना है। और इस प्रकार का जो सूचना पत्र दिया जाएगा, उस सूचना पत्र पर इस रामलाल के, इस रमेश के, इस सुरेश के, इस धन्नालाल के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, या फिर इन लोगों के परिवार के किसी भी वयस्क व्यक्ति के उस सूचना पत्र पर हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त जो है वह आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में और भी शर्तें हम समझेंगे कि सबसे पहली शर्त जो है वह यह है कि पक्का सीमांकन जो होता है उसमें सभी पड़ोसी कृषकों को उस सीमांकन की सूचना होना ज़रूरी है और उस सूचना पत्र पर उनके हस्ताक्षर या उनके परिवार के लोगों के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात आई है इसमें कि जो हितबद्ध पक्षकार है, तो हितबद्ध पक्षकार से मतलब होता है कि यदि इस ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अर्थात इस ज़मीन पर अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खेती की जा रही है, जैसे धन्नालाल की जो ज़मीन है इस पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खेती की जा रही है, किसी ने इसको बाटे पर ले रखा है, लीज पर ले रखा है, तो उस लीज धारक को भी उसकी सूचना होना ज़रूरी है। ठीक है, उस सीमांकन की। इसके बाद में इसी उपधारा में आया है और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित करेगा। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो राजस्व निरीक्षक महोदय जो है इस पन्नालाल की ज़मीन का जब सीमांकन करेंगे तो इस ज़मीन का जो खेत है, अर्थात पन्नालाल की जो ज़मीन है, इसके चारों कोने, अर्थात इसकी जहाँ तक सीमा जाती है उस सीमा तक सीमांकन करने के बाद में वहाँ पर निशान भी कायम करेंगे। उसके बाद में आया है तथा तहसीलदार को ऐसी रीति से जैसी कि विहित की जाए एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूमि स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टियां भी सम्मिलित की जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि जब राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा पन्नालाल की ज़मीन का सीमांकन किया जाता है और सीमांकन में यदि धन्नालाल जो है इसका कब्जा यहाँ तक पाया जाता है ना, जब सीमांकन होगा और सीमांकन में अगर धन्नालाल जो है इसका कब्जा यहाँ तक पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक महोदय जो है वह अपने पंचनामे में, अर्थात जो मौके का पंचनामा बनाएंगे उसमें और जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तहसीलदार महोदय को, उस रिपोर्ट में यह लिखेंगे कि पन्नालाल की जो ज़मीन है उसके इस वाले भाग पर, और उसमें ऐसे बनाएंगे भी, सही है ना, इस वाले भाग पर जो है पड़ोसी कृषक धन्नालाल का इतने इतने एरिए पर, इसको अलग से नाप के बताएंगे कि इतना जो एरिया है इतने एरिए पर धन्नालाल का अवैध आधिपत्य पाया गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रविष्टि भी करना ज़रूरी है। जो सीमांकन किया जाता है उस सीमांकन के साथ में एक नक्शा ट्रेस होता है, एक फील्ड बुक बनाई जाती है और फील्ड बुक में यह लिखा जाता है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक का सीमांकन किया गया, इस बिंदु से इस बिंदु तक का सीमांकन किया गया, इस बिंदु से इस बिंदु तक का सीमांकन किया गया, और यह जो है पन्नालाल का खेत इस प्रकार से पाया गया, लेकिन इस एरिए में यहाँ पर धन्नालाल का
इस बिंदु से इस बिंदु तक इतना अवैध कब्जा, और इस बिंदु से इस बिंदु तक इतना अवैध कब्जा, और इस बिंदु से इस बिंदु तक इतना अवैध कब्जा पाया गया। तो इस प्रकार की बातें जो है वह राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा अपने द्वारा किए गए सीमांकन के साथ संलग्न फील्ड बुक में करना जरूरी है। अब देखिए दर्शकों, इसके बाद में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 3 कहती है कि राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति से ले सकेगा जैसी कि विहित की जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि राजस्व निरीक्षक महोदय जो है वे मशीन के माध्यम से भी सीमांकन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में उपधारा 4 जो है वह ये कहती है कि तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। तो देखिए दर्शकों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना चाहिए, और अक्सर ऐसा नहीं होता है, इसलिए उस सीमांकन को चुनौती दी जाती है, और ऐसा सीमांकन जो रहता है वह कच्चा सीमांकन रहता है, या वह सीमांकन जो है वह कई बार उलट दिया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा इस पन्ना लाल की ज़मीन जो है इसका सीमांकन कर लिया जाता है, और सीमांकन की जो रिपोर्ट रहती है, जो पंचनामा रहता है, जो फील्ड बुक रहती है, जो नक्शा ट्रेस जो रहता है, वह सब जब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दिया जाता है, और जब तहसीलदार महोदय को उस संपूर्ण रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि इस पन्ना लाल की ज़मीन पर, जैसे कि यहाँ पर इस धन्ना लाल का कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को उस सीमांकन की तत्काल पुष्टि नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह करना चाहिए कि जब सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को इस धन्ना लाल को भी सूचना पत्र भेजना चाहिए, और इस सुरेश को भी भेजना चाहिए, इस रमेश को भी भेजना चाहिए, इस रामलाल को भी भेजना चाहिए, और इस पन्ना लाल को भी सूचना पत्र भेजना चाहिए। और उसके बाद में इन सभी लोगों की सुनवाई करने के पश्चात ही उस सीमांकन को फाइनल करना चाहिए। अगर ऐसा तहसीलदार महोदय के द्वारा नहीं किया जाता है तो वह सीमांकन जो है वह पक्का सीमांकन नहीं कहलाता है। वह सीमांकन जो है वह तब तक कच्चा रहता है, क्योंकि जब कानून में ऐसा दिया गया है कि सभी लोगों को जो हितबद्ध पक्षकार है या पड़ोसी कृषक जो है उनको सुनना जरूरी है, और अगर उनको नहीं सुना जाता है तो वह कानूनी प्रक्रिया के विपरीत माना जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि इनमें से कोई भी पक्षकार उस सीमांकन को चैलेंज कर देता है, अर्थात उसके विरुद्ध एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) के तहत कार्यवाही कर सकता है। अब 129(5) में क्या है यह हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।